अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। सबसे पहले गुजारिश, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ लगे कि हमने किस लिए आपका कीमती वक्त चाहा। आज हम आपको आसान अल्फाज में तसल्ली से मिसालें देकर एक ऐसी चीज़ के बारे में समझाएंगे जिस चीज़ के बारे में हम गुज़श्ता कई वीडियोज़ में अपना इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, लोगों को समझा चुके हैं। लेकिन जैसा मैं बताता हूँ कि हमारा काम ही सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब चीज़ों पे काम करना है, तो लोग हम तक सवालात भेजते हैं। कुछ लोग हैं जो वो तनकीद भी करते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तो फिर हमें उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोगों को उस चीज़ के असलियत तक पहुंचाना होता है कि इस वक्त हमारे यहाँ पे चीज़ क्या चल रही है। मैं सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको अपना मौजू बताने से पहले, फिर उसके बाद जब मैं अपने मौजू का जिक्र करूँगा तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की और वो चीज़ इस हमारी मिसाल से कैसे लिंक करती है। बात यूँ है कि किसी ज़माने में एक गांव में चोरी हो गई। अभी अब सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में आज जैसा जदीद निज़ाम नहीं था, फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं था चोरों को पकड़ने का, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते थे कि चोर कहाँ से चोरी कर रहा है उसको पकड़ लें, या डेटा सेंटर नहीं था कहीं भी, किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। चोर पकड़ने का ज़रिया नहीं था। चोर पकड़ने का ज़रिया मैं मुसलमान होने के नाते बताता हूँ कि अगर किसी मुस्लिम इलाके में, मुसलमान इलाके में चोरी हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, लोग कस्में उठाते थे, या कस्में उठा दी, या जो जिस पे शक है उसको कह दिया भाई आप मस्जिद में जाके कसम उठा दो, या जिस पे शक है उसको कह दिया तुम कुरान पाक उठा लो। तो ऐसा हुआ कि गांव में चोरी हो गई। अभी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों ने कहा कि ऐसा किया जाएगा कि सब लोगों को गुजारा जाएगा कुरान पाक के नीचे से। जो कुरान पाक के नीचे से गुजरते हुए जिस पे अजाब नाजिल हो जाएगा वो बंदा चोर होगा। अभी हुआ क्या, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। इकट्ठा करने के बाद एक चादर लाई गई, चादर में कुरान पाक रखा गया, क्योंकि आप सब जानते हैं ऐसा पहले होता था। पहले हमारे पहले ज़माने में मुसलमान हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही किसी की चोरी, किसी का कुछ, या जो चोर होता था वो डर के ही अपने कुरान पाक की इज्जत व अजमत के डर से, खौफ से वो मान जाता था कि मैंने चोरी की है। लेकिन तरीकाकार यही थे चोरों को पकड़ने के, चोरी पकड़ने के, धोखाधड़ी पकड़ने के तरीकाकार ऐसे ही थे। मस्जिद में ले जाना, बावजू होकर किसी मुकद्दस हस्ती की कसम उठा देना, यही तरीकाकार थे। अब वहाँ पे क्या किया गया कि बुलाया गया लोगों को, गांव में एक जगह पे इकट्ठा किया गया कि एक चादर में कुरान पाक रखते हैं और सब गांव के लोग उस चादर के नीचे से गुजरेंगे। जो चोर होगा उस पर अल्लाह का अजाब फौरन नाजिल हो जाएगा। और आप सब जानते हैं ऐसा पहले होता था। तो हुआ क्या कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पूरे गांव को इकट्ठा होने के बाद एक एक बच्चे से लेकर, शीरखार बच्चे से लेकर, यहाँ तक इतनी नौबत तक बात चली गई थी कि शीरखार बच्चों को भी उस कुरान पाक के नीचे से गुजारा गया। पूरा गाँव गुजर गया, किसी भी अजाब नाजिल नहीं हुआ। अभी ये चीज़ इतना बड़ा मसला बन गई, इस चीज़ को लेकर लोग उलमा के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए कि हमने कुरान पाक के नीचे से लोगों को गुजारा है लेकिन किसी पे अजाब नाजिल नहीं हुआ, चोरी हुई है। तो क्या इन सब में से कोई चोर नहीं? जबकि सब गांव वालों को यकीन था, सब लोगों को यकीन था कि चोर इसी गांव का है। अभी जहाँ पे आप समझते हर तरह के, जिसको आप कह लें, हम कहते हैं कि सियाने बंदे भी होते हैं। तो बीच में से एक सियाने बुजुर्ग तक जब ये बात पहुंची, वो उस गाँव का नहीं था, उस गांव का रहने वाला नहीं था वो बुजुर्ग, उस तक वो बात पहुंची तो उसने आके दोबारा उस गांव वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने कहा कि जी आप सब लोगों को फिर कुरान पाक के नीचे से गुजरना होगा। वो सब लोग फिर बारी बारी, क्योंकि चोरी का मसला था, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे थे, लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। लोगों ने क्या किया, दोबारा जब सब लोग कुरान पाक के नीचे से गुजर गए, फिर किसी पे अजाब नाजिल नहीं हुआ, तो जो चार कोनों वाली चादर, जिसको चार कोनों से जिन लोगों ने पकड़ा हुआ था, उन बुजुर्ग ने जो दूसरे गांव से लाए गए थे, उन्होंने कहा अरे भाई चोर तो ये हैं जिन्होंने कुरान पाक उठाया हुआ है। आपको लगी समझ कि जो चोर थे, कुरान पाक पकड़ा ही उन्होंने हुआ था चादर में डाल के, वो तो कुरान पाक के नीचे से गुजर ही नहीं रहे थे, वो तो कुरान पाक की कसम ही नहीं उठा रहे थे। तो उन पे अजाब कैसे नाजिल होता, जबकि शर्त रखी गई थी कि जो कुरान पाक के नीचे से गुजरेगा। ऐसा ही हाल है। अब मैं बताने जा रहा हूँ पाई नेटवर्क के बारे में कि भाईजान आप लोग इनको कैसे पकड़ सकते हैं, जबकि स्पाई नेटवर्क नामी चोर ने उस कुरान पाक की जो चादर है उसको खुद पकड़ा हुआ है, खुद मुकद्दस बने हुए हैं, खुद अहम बने हुए हैं। इसकी मैं और आपको आसान से आसान मिसालें देना चाहूँगा। मैं मिसालें क्यों देना चाहता हूँ, मिसालें क्यों देता हूँ कि मिसाल के साथ चीज़ वाज़ह हो जाती है। सबसे पहले मैं मिसाल आपको देता हूँ
کہ 100 टन वजन एक जगह पे पड़ा हुआ है ना, अगर 100 टन वजन एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसको आपको मूव करना है। अभी 100 टन वजन को मूव करने के लिए एक शख्स आता है, वो कहता है मेरे पास आल्टो कार है भाई, मैं इसको आसानी से मूव कर लूंगा। तो वहां पे खड़े हुए जितने भी बाशऊर लोग हैं वो उसको कहेंगे कि यार अपनी अकल का इलाज कराओ, आपसे बेवकूफ बंदा पूरी दुनिया में नहीं कि 100 टन वजन को खींचने के लिए इस आल्टो कार की कैपेसिटी बनी ही नहीं, इसका इंजन इतने हार्स पावर का बना ही नहीं, ये इस 100 टन वजन को खींचने के लिए बनी ही नहीं, ये बनी ही सिर्फ 2 4 5 सवारियों को खींचने के लिए है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेन लानी पड़ेगी। अब हम आते हैं पाई नेटवर्क की माइनिंग की तरफ। ये पाई नेटवर्क पे हम गुफ्तगू क्यों करते हैं, इस पे गुफ्तगू करना जरूरी है। आप समझें इस चीज को कि आपके साथ ये जो 4 चोर मिले हुए हैं, जिन्होंने जो मुकद्दस बने हुए हैं, जो आपको ये धोखा दे रहे हैं कि हम ऑल्टो कार से 100 टन वजन खींच लेंगे, ये इस चीज पे आपको कायल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले माइनिंग का तरीका क्या होता है, इस पे मैं आपको वाज़िया करता हूं कि माइनिंग करते कैसे हैं। माइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के अलावा आप माइनिंग नहीं कर सकते। एक चीज जैसा कि मैंने मिसाल दी कि एक चीज जब खींची ही क्रेन से जाएगी, तो ऐसे ही माइनिंग होगी कंप्यूटर से। अभी कंप्यूटर से कैसे होगी, कंप्यूटर भी 2 तरह के होते हैं। एक कंप्यूटर है, एक आम बंदा है, वो सोशल मीडिया पे काम करता है, उसने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड अपना लगाया हुआ है, वो अपना रिस्क रोजगार कमा रहा है, उसके लिए काफी है। लेकिन अगर एक बंदा चाहता है कि वो माइनिंग के जरिए अपना पैसा कमाए, माइनिंग के जरिए दौलत कमाए, तो जो पाकिस्तान के लिहाज से सबसे सस्ता तरीन माइनिंग के लिए ग्राफिक कार्ड लगता है, वो लगता है कम से कम 2 लाख रुपए का। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कम से कम 2 लाख रुपए का आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना है। और ये एक ग्राफिक कार्ड से आप माइनिंग नहीं कर सकते कभी भी, आपको ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स लगाने हैं, आपको ज्यादा ग्राफिक कार्ड्स लगाकर अपना कंप्यूटर ज्यादा बड़ा करना है। आप इसको ग्राफिक कार्ड्स 10 अगर लगाते हैं तो 20 लाख रुपए आपका ये खर्चा बन गया। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर लेते हैं, आप और चीजें लेते हैं, आप इसको सारा जो कंप्यूटर का सारा सिस्टम होता है, ये 25 से 30 लाख रुपए से ऊपर आपको पड़ गया। छोटा सा सिस्टम, बहुत बड़ा कोई हैवी सिस्टम नहीं कि जिसके अंदर आप रोजाना के हजारों बिटकॉइन बना सकें। बिटकॉइन का मैंने जिक्र क्यों किया कि बिटकॉइन का तरीका कार ही असल है माइनिंग का तरीका। अब हम आते हैं अपनी अगली चीज की तरफ। अब मैं आता हूं एक और सादा सी मिसाल देकर आपको समझाता हूं, ताकि हमें बहुत सी ऐसी ईमेल्स मौसूल होती हैं पाई नेटवर्क के भाइयों की जानिब से, जो हमें तनकीद करते हैं कि यार आप लोग ना पाकिस्तान को अमीर नहीं होने देना चाह रहे। भाई आप अपने दिल के कान खोल कर सुनिए, ये जो बाहर कान लगे हुए हैं ना, इनसे समझ नहीं आएगी। दिमाग और दिल के कान खोल कर सुनिए, आपको समझ लगेगी कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्स है, वो घर में बैठकर स्वेटर बुनता है। वो स्वेटर बुनता है, वो दिन में 2 या 3 स्वेटर बुनता है अपने हाथ से, और उसके ही बिल मुकाबिल उसके सामने एक फैक्ट्री लगी हुई है, जिसको उर्फा आम में हम हौजरी कहते हैं। वो हौजरी लगी हुई है, वहां पे स्वेटर्स बनते हैं, जर्सी बनती है। अब वहां पे बन रही है दिन में 10,000 से 15,000 के करीब उसकी प्रोडक्शन है, 10 से 15,000। अभी ये जो बंदा हाथ से काम कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन है 2 से 3। अभी ये 2 से 3 स्वेटर बनाने वाला बंदा ये अगर बैठ के सोचना शुरू हो जाए कि यार मैं एक दिन आएगा कि मैं भी हाथ से 10-15,000 पीस बना लूंगा, तो ये नामुमकिन है, ये मुमकिनात में से है ही नहीं। एक चीज इंसानी हाथ, इंसानी ताकत एक जगह पे आकर शल हो जाती है। थकना फितरत इंसानी है। वो कितनी देर में कितने स्वेटर बना लेगा, वो स्पीड मारेगा 10 बना लेगा, वो 100 स्वेटर भी दिन में नहीं बना सकेगा। ऐसे ही मैं आता हूँ माइनिंग की तरफ। जो लोग मोबाइल से माइनिंग करते हैं, यार आप लोगों ने कभी सोचा इस नहज पे जाके कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई और ये बीच में एक पाई नेटवर्क आया, इसने कहा कि आप मोबाइल से माइनिंग करें, जबकि मोबाइल के लिए आपको चाहिए पूरा एक ग्राफिक कार्ड्स की फैक्ट्री। मैं दोबारा दोहराता हूं अपने लफ्ज को, अपने जुमलों को, कि ध्यान से सुने। आपको ग्राफिक कार्ड की फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री मींस आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। ये जो माइनिंग वाला तरीका होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारी पावर चाहिए होती है। जैसा कि एक 15,000 एक दिन में स्वेटर बनाने वाले शख्स को जितनी बड़ी मशीनरी चाहिए ना, उसमें पूरी पावर लगती है, उसमें बिजली लगती है, उसके अंदर बड़ी मशीनरी लगी होती है। ऐसे ही मेरा भाई, जब आप लोगों ने ऑनलाइन डिजिटल करेंसी बनानी है,
تو اس کے لیے آپ کو کمپلیکس پورا چاہیے، پوری پاور چاہیے اس کے لیے آپ کو بجلی کا سسٹم چاہیے ایسا جو اینی ٹائم، جو آپ کو ہر وقت بجلی ملے، کبھی بھی آپ کی بجلی شارٹ کٹ آف نہیں ہو۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایسے گرافک کارڈ جو کبھی گرم نہیں ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی موبائل ٹاورز لگے ہوتے ہیں ان کے اندر ایئر کنڈیشن، جہاں بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے اس چیز پہ غور کیا؟ ان کے اندر بھی گرافک کارڈز ہی لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے جو کہ چلنے سے گرم ہو جاتی ہے، اس کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے ایئر کنڈیشن، تاکہ وہ پرزا جات جو لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، جو ہمارے اس موبائل نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، وہ گرم ہو کے پگھل نہ جائیں۔ تو آپ کو چاہیے ہے پورا ایئر کنڈیشن سسٹم۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا وقار زکا کا، کہ اس نے کسی بھی طریقے سے اپنی کرپٹو کرنسی، کون سی کرنسی لانچ کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی اس کرنسی کی مائننگ کے لیے پاکستان کے سرد ترین علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ بھائی وہ کراچی کا رہنے والا کراچی میں نہیں کر سکتا تھا؟ کراچی میں جگہ کم پڑ گئی تھی مائننگ کے لیے، جو اس کو پاکستان کے سرد ترین شمالی علاقہ جات میں جا کر کرپٹو کرنسی یا جو بھی اس نے وہ کرنسی لانچ کرنے جا رہا ہے اس کی ضرورت پیش آئی؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ہارڈ ڈسک گرم ہو جاتی ہے، جو کٹس لگی ہوتی ہیں وہ گرم ہو جاتی ہیں، چیزوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، کول رکھنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے نا، یہ جو مشینری بنائی جاتی ہے، اس کو جب بنایا جاتا ہے، یہ جب چلتی ہے یہ گرم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے موبائل بھی یوز کر کے دیکھیں، موبائل بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ ان کو جب آپ اس کو یوز کرنا کم کرتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی میرا بھائی اس پورے پروسیس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ کمپلیکس چاہیے جس میں آپ کے ہزاروں گرافک کارڈز لگے ہوں، وہ پورے ایئر کنڈیشنز ہوں، وہ پورے ٹھنڈے ہوں، وہ پورے طریقے سے کام کریں، اور پھر جا کے مائننگ کر کے آپ کو پھر پیسہ بنایا جائے گا، ڈالر بنایا جائے گا۔ اور میں پھر گزارش کرتا ہوں آخر میں اپنے ان سب دوستوں سے کہ خدا کے لیے آپ لوگ اس پائی نیٹ ورک کے چنگل سے نکل آئیں باہر۔ یہ کیا کیا نقصان دے رہا ہے، کیا کیا نقصان دے گا، اس میں بہت ساری گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ ہمارا چیلنج، ہماری ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے پہلے دن سے چیلنج دیا ہوا ہے اس کو، پائی نیٹ ورک کو، اور پائی نیٹ ورک کو یوز کرنے والوں کو اور پائی نیٹ ورک کی مائننگ کرنے والوں کو، لوگوں کو ہم نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ جس دن پائی نیٹ ورک کہے گا کہ میرا ایک پائی اتنے ڈالر کا ہے، اس دن بھائی ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی سوری ہم غلط تھے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں، لیکن فی الحال پائی نیٹ ورک غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کو اوریجنل پروسیسنگ سسٹم جو ہوتا ہے، اوریجنل مائننگ سسٹم جو ہوتا ہے، اس کی طرف آنا پڑے گا۔ اوریجنل کام کی طرف آئیے اور پیسہ کمائیے، پاکستان کا نام روشن کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔